सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आशिमा महाजन आज आपको हिंदी के कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन वर्ण समझाने आई हूँ। ध्यान से समझिएगा। बच्चों, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। बेटा, वर्ण मतलब क, ख, च, ट, प आदि। जब हम इन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो इनके अंत में आप सबको आवाज़ आ रही है। क के अंत में अ वर्ण का उच्चारण अनुभव हो रहा है आप सबको। च अ वर्ण का अनुभव हो रहा है। तो इनका उच्चारण स्वरों के अंत में होता है। ऐसे ही वर्णों को व्यंजन वर्ण की श्रेणी में रखा गया है। स्वर और व्यंजन में अंतर क्या है? स्वर और व्यंजन में मुख्य अंतर ये है कि यहाँ स्वर स्वतंत्र ध्वनि होते हैं, वहीं व्यंजन स्वतंत्र ध्वनि नहीं होते, क्योंकि व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, जबकि स्वरों का उच्चारण यानी कि छोटा अ बोलने में हमें कभी भी किसी भी व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो जाता है, इन्हें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 3 भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ और तीसरा ऊष्म। लेकिन हम पहले बात करेंगे स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श का सामान्य अर्थ होता है छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण बच्चों कंठ यानी कि गला, होठ यानी कि आपके लिप्स, जीवा यानी कि जीभ आदि के स्पर्श द्वारा होता है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में क से लेकर म तक सभी पांचों वर्गों के व्यंजन स्पर्श व्यंजन हैं। नीचे मैंने आपको एक चार्ट बॉक्स सा बना के दिया है जिसे आप सबको याद करना है कि कौन कौन सी ध्वनियाँ किस वर्ग की हैं। क वर्ग से निकलने वाली या क वर्ग की ध्वनियाँ कंठ से जो उच्चरित होती हैं, जो गले से बोली जाती हैं, वो कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं, इन सबको आपको याद करना है। उसी तरह च वर्ग की ध्वनियों को याद करना है, फिर ट वर्ग की ध्वनियों को याद करना है, फिर त वर्ग की ध्वनियों को याद करना है, फिर प वर्ग की ध्वनियों को याद करना है। क वर्ग की ध्वनियाँ बच्चों गले से उच्चारण की जाती हैं, यानी कि क, ख, ग, घ, ण। च वर्ग की ध्वनियाँ बच्चों तालु से स्पर्श करती हुई, यानी कि आपके ऊपर का जो तालु है उसको स्पर्श करती हुई बोली जाती हैं। और जो ट वर्ग की ध्वनियाँ है वो आपके मूर्धा से उच्चारित होती हैं। त वर्ग की ध्वनियाँ जो हैं वो आपके दांतों से उच्चारित होती हैं। त जब भी आप बोलेंगे तो आपके दांत स्पर्श होंगे। प वर्ग की ध्वनियाँ आपके होठों को स्पर्श करती हुई, यानी कि प, फ, भ, तो ये सब होठों को स्पर्श करती हुई बोली जाती हैं। तो इन सब ध्वनियों का उच्चारण किसी न किसी भाग को स्पर्श करके होता है, जिस वजह से इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। बच्चों, स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्ग आपको अच्छे से याद करने हैं, ताकि कभी भी कोई आपसे पूछे क्वर्ग में कौन सी ध्वनियाँ है, च्वर्ग में कौन सी ध्वनियाँ है, टवर्ग में कौन सी ध्वनियाँ है, त्वर्ग में कौन सी ध्वनियाँ है, या पवर्ग में कौन सी ध्वनियाँ है, तो हर ध्वनि हर वर्ग का व्यंजन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं। हर वर्ग का अंतिम वर्ण जो है वो पंचम अक्षर कहलाता है, यानी कि पंचम वर्ण कहलाता है। पंचम वर्ण का प्रयोग बच्चों अनुस्वार के रूप में भी होता है, जैसे पंचम वर्ड मैंने बोला, संबंध वर्ड मैंने बोला, तो इनका जो पंचम वर्ड है वो अनुस्वार के रूप में प्रयोग हुआ है। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ शब्द का अर्थ होता है बच्चों मध्य या बीच में स्थित। अंतस्थ व्यंजन बच्चों जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय जीवा यानी कि आपकी जीभ पूरी तरह मुख के किसी भाग को नहीं छूती, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन कुल 4 हैं। इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य में होता है। मध्य मध्य मतलब बीच का। हिंदी वर्णमाला में य, र, ल और व को अंतस्थ माना गया है। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ है बच्चों गर्म। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा के रगड़ खाने के कारण मुख से ऊष्मा निकलती है, थोड़ी सी गर्मी निकलती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन भी संख्या में बच्चों 4 हैं। श, श, स, ह।
इन व्यंजनों के उच्चारण में ध्यान रखिएगा, जब भी आप श बोलेंगे तो हवा हल्की सी सीटी बजाती हुई बाहर निकलेगी, इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। आओ जाने ढ और ढ। ढ और ढ हिंदी वर्णमाला में बच्चों ऐसे व्यंजन हैं जिन्हें वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। ये दोनों ध्वनियाँ प्रयोग तो की जाती हैं, लेकिन इन ध्वनियों से कभी भी कोई शब्द आरंभ नहीं होता। ढ और ढ हिंदी वर्णमाला में ये अपनाए हुए व्यंजन हैं। ये उच्चारण में ढ और ढ से भिन्न होते हैं। जैसे मैं लिख रही हूँ ढकना, ढकना के नीचे बिंदी नहीं लगी है, तो ढकना या ढोलक की जो ड ध्वनि है वो बूढ़ा या पढ़ाई, उस ड के नीचे बिंदी है तो उसकी ड ध्वनि से सर्वथा भिन्न है। इसी तरह मैं डरना लिख रही हूँ, तो डरना का जो ड ध्वनि है और गाड़ी की जो ड ध्वनि है उससे सर्वथा भिन्न है। तो ड और ढ का प्रयोग शब्द के अंत में या बीच में किया जाता है। जैसे कड़ाही लिख रही हूँ, बढ़िया लिख रही हूँ, बाढ़ लिख रही हूँ आदि। बच्चों, श्वास वायु के आधार पर व्यंजनों के भेद। व्यंजनों का जब भी हम उच्चारण करते हैं तो जो बाहर आने वाली श्वास वायु है उसकी मात्रा के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद माने गए हैं, तो वो हैं 2, एक अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। अब जानेंगे अल्प प्राण व्यंजन क्या होते हैं और महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं। अल्प प्राण व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। या यूँ कहें कि जिनके उच्चारण में बच्चों कम मेहनत करनी पड़े उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे स्पर्श व्यंजन मैंने आपको सिखाए थे, 25 होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन जो कवरक च्वरक त्वरक त्वरक पवरक सिखाया था, उस प्रत्येक कवरक च्वरक त्वरक के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन है। इसके अतिरिक्त ड और अंतस्थ व्यंजन य र ल व अल्प प्राण व्यंजन हैं। जैसे क वर्ग की मैं उदाहरण आपको दे रही हूँ। क वर्ग में क पहला व्यंजन हो गया, ग तीसरा हो गया और ड पांचवा वर्ण वो अल्प प्राण है। इसके अलावा हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन याद रखिएगा अल्प प्राण व्यंजन है। और इसके अलावा य र ल व तो अंतस्थ व्यंजन जो हैं वो अल्प प्राण है। महाप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक होती है तथा जिनके उच्चारण में अधिक जोर लगाना पड़ता है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। महाप्राण व्यंजन में अल्प प्राण की तुलना में श्वास वायु कुछ अधिक निकलती है और इसमें ह जैसी ध्वनि होती है, इसलिए इन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। महाप्राण व्यंजन में ध्यान रखना है कि प्रत्येक वर्ग का, चाहे कवर्ग है, चाहे च्वर्ग है, चाहे टवर्ग है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन जितने भी होते हैं वो सारे महाप्राण हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल बता देती हूँ आपको। जैसे मैंने नीचे आँख बना के ख लिखा है, ख के सामने ग घड़ी लिखा है, यानी कि प्रत्येक वर्ग, कवर्ग की अगर मैं बात करूँ तो कवर्ग का दूसरा व्यंजन ख है और चौथा क्या है, ग घड़ी। ठीक है, इसी तरह सारे वर्गों के व्यंजन मैंने नीचे लिख दिए हैं और अंत में ऊष्म व्यंजन दे दिए हैं, वो महाप्राण हैं। बच्चों, स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर व्यंजन भेद, ध्यान से सुनो। आप अपने कंठ पर यानी कि अपने गले पर उंगली रखकर जब भी क बोलेंगे, ग बोलेंगे, च बोलेंगे, ज बोलेंगे, इन ध्वनियों का उच्चारण करेंगे। उच्चारण करते समय आप महसूस करेंगे कि जब आप ग बोल रहे हैं, ज बोल रहे हैं, ब बोल रहे हैं तो कंठ में कंपन होती है, लेकिन जब आप क, च, ट, त, प बोलते हैं तो कंठ में कंपन नहीं होती। तो बच्चों, स्पष्ट ये है कि 2 स्थितियां हमारे सामने हैं, एक गूंज उत्पन्न होना, दूसरा गूंज उत्पन्न नहीं होना, यानी कि ध्वनि की गूंज के आधार पर वर्णों के 2 भेद हैं, एक सघोष और एक अघोष। सघोष वर्ण कौन सा है बच्चों? जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय स्वर यंत्र में स्वर तंत्रियों से टकराती हुई हवा बाहर आती है वे सघोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। सभी स्वर
प्रत्येक वर्ग यानी कि क वर्ग हो, च वर्ग हो, ट वर्ग हो का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन अथवा य, र, ल, व और ह ये सघोष वर्ण हैं। यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में गले के कंपन से गूंज सी होती है उन्हें घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। याद रखना, प्रत्येक वर्ग का अंतिम 3 वर्ण, लास्ट के जो 3 वर्ण हैं अंतस्थ व्यंजन हैं, ह है और सारे स्वर सघोष होते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, ओ की ध्वनि, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ। तो 12 स्वर वर्ण हैं। उसके बाद लास्ट के 3 वर्ण हर वर्ग के, अब मैं पहले क वर्ग के बता रही हूँ, ग, घ, न, य, ऐ, ड, न, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व, ह, ढ और ढ 22 व्यंजन वर्ण, ये सारे सघोष वर्ण हैं। इन्हें सघोष भी कहा जाता है। इनकी कुल संख्या 34 है, 34। दूसरी स्थिति है अघोष। अघोष वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं, यानी कि गले में कंपन नहीं होगा। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और श, स अघोष वर्ण हैं। नीचे मैंने आपको कुछ वर्ण दिए हैं, उन सब वर्णों को याद कर लीजिएगा। और अघोष वर्ण की कुल गिनती बच्चों 13 है। संयुक्त व्यंजन, जब 2 स्वर रहित व्यंजन मिलकर एक नए व्यंजन का निर्माण करते हैं, यानी कि 2 या 2 से अधिक स्वर रहित व्यंजन हों जो आपस में मिलकर एक नया व्यंजन बना लें, तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी में संयुक्त व्यंजन अनेक प्रकार से लिखे जाते हैं, लेकिन हिंदी वर्णमाला में केवल 4 संयुक्त व्यंजन हैं बच्चों, जिन्हें स्थान दिया गया है वो मैंने नीचे लिखे हैं। श, त्र, ज्ञ, श्र। और जो श है जिससे आप क्षत्रिय बनाते हैं, कक्षा बनाते हैं, तो वो बनता कैसे है? क आधा प्लस श षटकोण प्लस अ, यानी कि इससे 2 शब्द और बने हैं, भिक्षा और रक्षक। त्र कैसे बनता है? आधा त प्लस र प्लस अ, यानी कि छात्र और पत्र। फिर ज्ञ कैसे बनता है? य प्लस य प्लस अ, यानी कि यज्ञ और ज्ञाता, ज्ञानी भी बनता है। फिर श्र, श प्लस र प्लस अ, यानी कि श आधा र प्लस अ, श्र बन गया, श्रीमान और श्रम। तो इस तरह ये चारों संयुक्त व्यंजन आप याद रखिएगा कि इन चारों संयुक्त व्यंजनों से कौन कौन से शब्द बनते हैं और भी किस प्रकार के शब्द बन सकते हैं। संयुक्त अक्षर, जब एक स्वर रहित व्यंजन का भिन्न स्वर सहित व्यंजन से मेल हो जाता है बच्चों, तब वह संयुक्त अक्षर कहलाता है। जैसे स्वर रहित व्यंजन, यानी कि न के साथ, न को मैंने हलंत लगा के लिखा है, यानी कि वो आधा न है, यानी कि उसके साथ स्वर नहीं लगा है, प्लस य के साथ स्वर लगा हुआ है क्योंकि य पूरा है और य में अ की भी आवाज़ आ रही है, तो वर्ड बन गया न्य, अन्य, इससे शब्द बना अन्य। फिर स्व आधा स प्लस व, क्योंकि स के नीचे हलंत है, तो आधा स अपने आप में क्या है? पूरा नहीं है, यानी कि स्वर रहित व्यंजन है। और व जो है वो स्वर सहित व्यंजन है, व में अ भी शामिल है, तो स्व बनना, स्व से एक शब्द बन गया स्वभाव। श प्लस च, यानी कि शच, यानी कि निश्चय, निश्चय वर्ड बनता है, या फिर पश्चात वर्ड बनता है। तो श इसमें आधा है, यानी कि स्वर रहित है, और च पूरा है क्योंकि च में अ की आवाज़ है, तो वो स्वर सहित हो गया। त प्लस य, त आधा है, य में अ की आवाज़ है, इसलिए स्वर सहित व्यंजन है य, तो त्य बन गया, यानी कि नित्य वर्ड बनता है, त्याग वर्ड बनता है। इस तरह ये संयुक्त अक्षर हैं। ये चारों संयुक्त अक्षर भी संयुक्त व्यंजनों की तरह आप याद कर लीजिएगा। द्वित्व व्यंजन, जब 2 समान स्वर रहित व्यंजन मिलते हैं तो वह द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। दोनों स्वर होंगे लेकिन स्वर रहित व्यंजन। ल प्लस अ, यानी कि दोनों ल अधूरे हैं, यानी कि उनके नीचे हलंत लगा हुआ है, तो एक ल के साथ अ की मात्रा नहीं है, यानी कि वो आधा ल हो गया, और एक ल के साथ अ की मात्रा है, यानी कि ल प्लस अ लिखा हुआ है, तो वो पूरा ल बन गया, तो वर्ड बन गया बिल्ली। इसी तरह क प्लस अ, क यानी कि मुक्का, म प्लस अ, म यानी कि अम्मा,
च प्लस अ च, यानी कि बच्चा। हिंदी वर्णमाला का बच्चों र सबसे विशेष वर्ण है और र का संयुक्त रूप जो है वो 3 तरह का होता है, जिसमें हम कभी लिखते हैं प्रकाश, कभी लिखते हैं करम, कभी लिखते हैं ट्रम्प। तो अब देखिए अलग अलग र के जो रूप हैं वो किस प्रकार के हैं। स्वर रहित र, स्वर रहित र के बाद यदि कोई व्यंजन आए तो वह अपने आगे आने वाले वर्ण के ऊपर रेफ के रूप में लगाया जाता है। रेफ की मात्रा यानी कि कर्म धर्म जब हम लिखते हैं तो ऊपर जो र की मात्रा लगती है वो रेफ की मात्रा होती है। तो र प्लस म प्लस अ म्र यानी कि गर। तो र से पहले अगर कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो र उस व्यंजन के पैर में लग जाता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताई थी प्रकाश, उसी तरह दूसरा उदाहरण है प्रकार, प प्लस र प्लस अ इक्वल टू प्र यानी कि प्रकार। के बाद यदि र हो तो उसका रूप इस प्रकार का होता है ट प्लस र प्लस अ ट्रक या ट्रेन, ड प्लस र प्लस अ ड्रामा या ड्रम, यानी कि गोलाई वाले जितने भी व्यंजन हैं उनके साथ र का प्रयोग इस प्रकार होगा। नुक्ता। हिंदी भाषा में जब अरबी फारसी भाषा के शब्द आएँ तो उनके साथ उन शब्दों को शुद्धता से बोलना भी पड़ता है और लिखना भी पड़ता है, लेकिन उन्हें बोलने और लिखने के लिए एक चिन्ह भी दिया गया है हिंदी वर्णमाला में, जिसे नुक्ता कहते हैं। नुक्ता बच्चों व्यंजनों के नीचे बिंदी की तरह लगाया जाता है और इसका प्रयोग अंग्रेजी तथा उर्दू दोनों भाषाओं के शब्दों को लिखने में किया जाता है। हिंदी नुक्ता का प्रयोग सिर्फ 2 वर्णों में किया जाता है, फ में और ज में। ठीक है, ज से जैसे हम लिखते हैं जुल्म, फौरन, तो ज जो बोला गया है उसके ज के पैर में बिंदी लग गई है, और फौरन बोला गया है तो फ के पैर में भी बिंदी लग गई है, यानी कि अंग्रेजी या अरबी फारसी से आया है ये ज और फ। ये आगत वर्ण भी है, जैसे गज बोलते हैं इतने गज ज़मीन है, लेकिन फिर बोलते हैं गज। तो जब ज की आवाज़ आती है तो ज के नीचे जो बिंदी लगती है, तो इनका उच्चारण करते समय हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। वर्ण विच्छेद। किसी शब्द में प्रयुक्त सभी वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद करते समय व्यंजनों के नीचे हलंत लगाया जाता है और स्वरों को अलग लिखा जाता है। याद रखना, वर्ण विच्छेद करते समय व्यंजन को स्वर रहित लिखा जाता है और स्वरों को मूल रूप में लिखा जाता है। छोटी ई की मात्रा लिखने में पहले आती है लेकिन बोली बाद में जाती है, इसलिए वर्ण विच्छेद में इसका स्थान बोलने के अनुसार होगा। देखिए बच्चों, कुछ उदाहरण दिए हैं मैंने, इन सब उदाहरणों की घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में मुझसे कोई भी प्रश्न बिना किसी हिचक के पूछ लीजिएगा, ताकि मैं आपको हर प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में यानी कि अपने टिप्पणी बक्से में लिखकर दे दूं। ठीक है बच्चों, पहला है ट्रक, ट प्लस र प्लस अ प्लस क प्लस अ। तो आपको आवाज़ देखनी है पहले तो पहले तो ट्र को ही पूरा कर लो आप। अगर ट्रक बोला है तो पहले ट्र को ही पूरा कर लो। तो ट प्लस र प्लस अ, हमने ट्र को पूरा कर लिया, अब क को पूरा करना है तो क प्लस अ। इसी तरह बाकी सारे उदाहरण हैं, इन सब उदाहरणों को घर पे प्रैक्टिस कीजिए। आवाज़, पहले आप आवाज़ निकालो, उस आवाज़ के अनुसार आप वर्णों को देखिए कि कौन सा वर्ण लिखना है, कौन सी मात्रा लिखनी है। फिर शब्द के वर्णों को अलग अलग करना, वर्ण विच्छेद अपने आप सीख जाएंगे। ठीक है बच्चों। वर्णों का उच्चारण स्थान। जब भी बच्चों आप वर्णों का उच्चारण करते हैं तो वर्णों का उच्चारण करते समय गले से ध्वनि चलती है और मुख तक आते आते वह किसी भीतर के स्थान से टकराकर रुक जाती है। यहाँ वह ध्वनि पूर्ण हो जाती है, यानी कि पूरी हो जाती है, लेकिन वह स्थान बच्चों यहाँ ध्वनि पूर्णता को प्राप्त करती है, वही स्थान उच्चारण स्थान कहलाता है। उच्चारण स्थान मुख्य रूप से 6 हैं। मेन जो है वो 6 हैं, जैसे एक हो गया कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ और नासिका। समस्त व्यंजनों को इन्हीं उच्चारण स्थानों में बांटा जाता है, अथवा 2 उच्चारण स्थान आपस में मिल भी सकते हैं और कोई वर्ण एक से अधिक उच्चारण स्थानों से बोला भी जा सकता है। जैसे आपका चार्ट पेपर मैंने नीचे दे रखा है, जिसमें ओष्ठ्य ध्वनियाँ हैं, यानी कि होठों से टच होती हुई ध्वनियाँ, यानी कि इन व्यंजनों के उच्चारण में ऊपर नीचे के होठ जो हैं वो आपस में टकराते हैं,
इसलिए इनका जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ है। और वो ध्वनियाँ कौन सी हैं सामने लिख दी हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है बच्चों। आगे जैसे दंतोष्ठ्य है। अब दंतोष्ठ्य का मतलब जो वर्ण दांत और ओष्ठ, ओष्ठ मतलब होठ के माध्यम से बोले जाए। जैसे व और फ, ये दो व्यंजन है और इनका उच्चारण तब होता है जब होंठ पर दांतों का हल्का सा स्पर्श किया जाता है। व को दंतोष्ठ्य व्यंजन कहा जाएगा या फिर वर्ण कहा जाएगा। अब दंत्य ध्वनियाँ हैं आगे आपकी। तो दंत्य ध्वनियाँ कौन सी होती है, जब आपकी जो जीवा है, जो जीभ है, वो दांतों से टकराती है और वर्णों का आगमन होता है, तो उन वर्णों के उच्चारण स्थान को बच्चों दंत्य कहते हैं, यानी कि दंत्य ध्वनियाँ सामने लिख दी हैं, उन्हें याद कीजिएगा। तालव्य, तालव्य ध्वनियाँ कैसी, जिनके उच्चारण में जो जीभ है वो मुंह के ऊपरी हिस्से से टकराती है, तालु से टकराती है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान जो है वो तालु है। ध्वनियाँ मैंने सामने लिखी हैं। आगे है मूर्धन्य, यानी कि मूर्धन्य ध्वनियाँ बेटा वो जो मूर्धा का स्थान, यानी कि दांतों का जो पिछला हिस्सा है उसकी ऊपर की जगह, तो वर्ण मैंने सामने लिख दिए हैं। इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। जीवा जब मुंह के अंदर, जो जीभ है जब मुंह के अंदर उभरे हुए भाग से टकराती है तो इन वर्णों का उच्चारण हो जाता है। आगे है बच्चों कंठ्य ध्वनियाँ, यानी कि कंठ से गले से बोले जाने वाली। तो इनके उच्चारण में तो जीभ का पिछला भाग है जो गले को छूता है, इसलिए इन वर्णों का स्थान कंठ है। और सामने ध्वनियाँ लिखी हैं। स्वर यंत्रीय ध्वनियाँ, यानी कि गले के अंदर स्वर यंत्र से उच्चरित होने वाला वर्ण वो एक ही है, वो है ह। नासिके, यानी कि नाक से बोली जाने वाली ध्वनियाँ, और जितने भी व्यंजन हैं, व्यंजन यानी कि जितने भी न है लास्ट के जितने भी वर्ण हैं, हर एक वर्ग के वो नासिके व्यंजन होते हैं। कंठ तालव्य, कंठ तालव्य मतलब जो वर्ण कंठ या तालु की मदद से बोले जाए। ठीक है। उसके बाद है कंठोष्ठ्य, यानी कि जो वर्ण कंठ और ओष्ठ की मदद से उच्चरित किए जाएं। कंठ और ओष्ठ मतलब होठों से, कंठ और ओष्ठ दोनों की मदद ली जाए जिनके उच्चारण में, इनका इसलिए उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। ओ और औ को कंठोष्ठ्य वर्ण कहा गया है। ओ और ओ, यानी कि छोटा ओ और बड़ा ओ, ये दो स्वर हैं तथा जब बोले जाते हैं तो कंठ और ओष्ठ दोनों की मदद ली जाती है। तो ओ और ओ को कंठोष्ठ्य वर्ण कहा गया है। आइए दोहराएं बच्चों कि पाठ में हमने क्या सीखा। वर्ण उस छोटी से छोटी ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े ना हो सके। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। व्यंजन की संख्या 33 होती है, जिनमें 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। आ और ओ के उच्चारण से कुछ जगहों पर अर्थ में अंतर आ जाता है, जैसे बाल अर्थात केश, बॉल अर्थात गेंद। र और ऋषि की मात्रा में अंतर होता है, जैसे ग्रह, घ प्लस र, ग्रह ग्रह, ग प्लस ऋषि। तो भाषा के अक्षरों को बोलना उच्चारण कहलाता है। जब एक व्यंजन 2 बार मिलता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहा जाता है, जैसे लड्डू। जिस वर्ण का उच्चारण नासिका से किया जाता है उसके ऊपर बिंदु लगा दिया जाता है, जैसे पंजाब के ऊपर लगा दिया है। आगत शब्द का अर्थ है आई हुई। तो हिंदी में कुछ ध्वनियाँ ऐसी हैं जो अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से आई हैं और कुछ उर्दू के प्रभाव से। वर्ण विच्छेद में वर्णों को तोड़कर लिखा जाता है, इसलिए सभी व्यंजनों के पैर में हलंत का प्रयोग होना आवश्यक है बच्चों। वर्णों के परस्पर मेल को वर्ण संयोग कहते हैं, जैसे श प्लस अ प्लस ब प्लस द प्लस अ बन गया वर्ड शब्द। तो ये हो गया आपका वर्ण संयोग, लेकिन जब शब्द को मैं तोड़ने को कहूँगी तो वो वर्ण विच्छेद कहलाएगा। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा मुंह के साथ नासिका से भी निकलती है तो वह वर्ण अनुनासिक कहलाता है, जैसे ऊंचा। उर्दू की 5 ध्वनियों ने हिंदी को प्रभावित किया। क, ख, ग, ज, फ। इन ध्वनियों के नीचे लगी बिंदु को नुक्ता कहा जाता है। हिंदी में अब केवल ज और फ में ही नुक्ता लगाया जाता है, जैसे काफ़ी और कॉफ़ी। जिन व्यंजनों के उच्चारण में
थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं, जैसे क, घ, य, र, ल, व। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक परिश्रम करना पड़ता है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं, जैसे ख, घ, श, स, ह। व को दंतोष्ठ्य व्यंजन कहा जाता है। कर्म शब्द में रेफ की मात्रा आती है। याद रखें, श के साथ री की मात्रा जोड़ने पर श्री बनता है। तो बच्चों, इस वीडियो में आपने व्यंजनों की बहुत अच्छे से जानकारी ले ली है। इससे पहले की वीडियो यानी कि पार्ट 1 में मैंने वन विचार विषय के अंतर्गत आपको स्वरों की बहुत अच्छी जानकारी दे दी थी। तो बच्चों, स्वरों और व्यंजनों का बहुत अच्छे से ज्ञान आपको हो गया होगा, लेकिन घर पर आप इसका अभ्यास करेंगे तभी आप इसमें निपुण हो पाएंगे। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज़्यादा हो सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी इस वीडियो के ऊपर आपको एक छोटा सा आई बटन दिखाई देगा, उस आई बटन को प्रेस कीजिए और मेरे पुराने सारे वीडियोस आपको दिख जाएंगे। अपनी अगली वीडियो के साथ मैं जल्द ही आपको मिलूंगी। तब तक धन्यवाद, गुड बाय।